एक शहर के बैंक से करोड़ों रुपए की लूट होने वाली थी। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था पार्कर, जिसे लोग जीनियस डकैत के नाम से जानते थे। चोरी और लूट के मामलों में उसका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं था। इसी बीच उसकी टीम का एक नया सदस्य जब जानता है कि उसके साथ खुद पार्कर काम कर रहा है तो वह थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में वह पार्कर से बहस करने लगता है। इस पर पार्कर उसे शांत करते हुए कहता है, देख भाई, मेरा नाम पार्कर है, मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ, बस अपना काम कर रहा हूँ। तू भी अपने काम पर ध्यान दे और ज्यादा होशियारी मत दिखा। इसके बाद पूरी टीम बैंक की तिजोरी खोल लेती है। हैरानी की बात यह थी कि तिजोरी का पासवर्ड उन्हें खुद बैंक मैनेजर ने दिया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। बैंक का एक सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी उस दिन छुट्टी थी, अपने परिवार के साथ वहीं घूम रहा था। जब उसकी नजर बैंक के बाहर खड़ी कई गाड़ियों पर पड़ती है तो उसे कुछ गड़बड़ होने का शक हो जाता है। पुलिस को खबर करने के बजाय उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान आता है। जैसे ही पार्कर और उसकी टीम पैसे लेकर बाहर निकलती है, वह अचानक फायरिंग कर देता है। इस अफरा तफरी में पैसों का एक बैग नीचे गिर जाता है और वह उसे उठाकर वहां से भाग निकलता है। ये देखकर पार्कर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि किसी ने उसे ही लूट लिया। इसके बाद वह बिना एक पल गंवाए उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ता है, जबकि बाकी लोग भी हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड डर के मारे अपनी गाड़ी को घोड़ों के एक बड़े झुंड के बीच घुसा देता है। उसे लगता है कि शायद वह इस तरह पार्कर से बच जाए, लेकिन पार्कर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह किसी तरह उसे पकड़ लेता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद वह अपने लूटे हुए पैसे वापस हासिल कर लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी की पत्नी पर पड़ती है। उसे देखकर पहली बार पार्कर के चेहरे पर थोड़ी नरमी दिखाई देती है। वह पैसों में से कुछ हिस्सा निकालकर उसकी पत्नी को मुआवजे के तौर पर दे देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद पूरी टीम अपने ठिकाने पर वापस लौट आती है, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आती है। पार्कर का सबसे भरोसेमंद दोस्त पिल गोली लगने की वजह से बुरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए उसका इलाज तुरंत शुरू किया जाता है। अब इस डकैती के काम में 4 नए लोगों को शामिल किया जाता है। इन्हीं में एक लड़की भी थी जिसका नाम जेन था। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे जेन की हरकतें काफी अजीब लगने लगती हैं। यहाँ तक कि खुद पार्कर भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक जेन सबके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान पार्कर भी उसकी गोली का शिकार हो जाता है और नदी में जा गिरता है। सबको यही लगता है कि अब पार्कर की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन अगले ही सीन में पता चलता है कि पार्कर अब भी जिंदा है। वह किसी तरह बच गया था। होश में आते ही वह उस पुराने होटल में पहुंचता है जहां वह पहले भी कई बार आया करता था। वहां उसने अपनी कुछ जरूरी चीजें छिपा कर रखी थी। वह उन्हें जल्दी से निकालता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। अब उसका अगला मकसद था पिल की पत्नी से मिलना। वह उसे अपने दोस्त की मौत की खबर देना चाहता था, लेकिन इसके साथ ही उसके दिमाग में एक और बात चल रही थी। वह उस गद्दार लड़की जेन के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। पार्कर खुद जाकर पिल की पत्नी को पूरी घटना बताता है। इसके बाद वह उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, आखिर जेन कौन थी, उसे कहां से ढूंढा गया था और वह उनकी टीम तक कैसे पहुंची, क्योंकि अब पार्कर किसी भी कीमत पर अपने दोस्त की मौत और इस विश्वासघात का बदला लेना चाहता था। लेकिन पिल की पत्नी को जेन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि एक आदमी पार्कर की मदद कर सकता है। वह एक बड़ा स्मगलर था जिसके पास ऐसे लोगों की जानकारी रहती थी। जाते जाते पिल की पत्नी पार्कर से बस इतना कहती है, उस लड़की को मत छोड़ना, उसे उसके किए की सजा जरूर देना। इसके बाद पार्कर अपने सबसे करीबी दोस्त ग्रोफील्ड से संपर्क करता है। ग्रोफील्ड अब लूटपाट की दुनिया छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी वह पार्कर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी दी हुई जानकारी की मदद से पार्कर उस स्मगलर तक पहुंच जाता है और उसके ड्राइवर के रूप में उसके करीब जाने में कामयाब हो जाता है। मौका मिलते ही पार्कर उससे जेन के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। पहले तो वह कुछ बताने से मना करता है, लेकिन जब पार्कर का दबाव बढ़ता है तो वह डर जाता है। आखिरकार वह बताता है कि जेन कोई साधारण लड़की नहीं है। वह दक्षिण अमेरिका के कुछ खतरनाक लोगों के लिए काम करती है और एक प्रोफेशनल फाइटर भी है। लेकिन तभी कहानी फिर से पलट जाती है। जैसे ही स्मगलर जेन का ठिकाना बताने वाला होता है, अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तार में आकर उसे टक्कर मार देती है। गाड़ी से निकले लोग कोई और नहीं बल्कि जेन के भेजे हुए गुंडे थे, जिन्हें पार्कर को खत्म करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। पार्कर एक एक करके सबको ढेर कर देता है। कुछ ही देर में पूरा मैदान साफ हो जाता है। हालांकि वह जानबूझकर एक आदमी को जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि वही उसे जेन तक पहुंचा सकता था। इसके बाद सीन बदलता है और जेन एक सुनसान बिल्डिंग के पास दिखाई देती है।
उसके साथ एक मोटा आदमी मौजूद था जिसका नाम बोस्को था। बोस्को के हाथ एक बहुत बड़ी डकैती का नक्शा लग चुका था। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि करोड़ों की योजना थी। तभी समझ आता है कि जेन ने पहले पार्कर की टीम में शामिल होने का नाटक क्यों किया था। उसका असली मकसद हमेशा से ज्यादा पैसा हासिल करना था। पहले उसने पार्कर और उसकी टीम को धोखा दिया और अब वही खेल वह दोबारा खेलने की तैयारी कर रही थी। जेन ने चालाकी से बोस्को का भरोसा जीत लिया था और उसी के जरिए इस नई डकैती का पूरा प्लान हासिल कर लिया था। अब उसका सपना था एक ऐसी बड़ी चोरी को अंजाम देना जिसके बाद उसे जिंदगी भर पैसों की कोई कमी न रहे। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही जेन और बोस्को वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी अचानक पार्कर उनके सामने आ जाता है। वह अब तक हुए हर धोखे का हिसाब लेने आया था। बोस्को कुछ समझ पाता उससे पहले ही पार्कर गोली चला देता है। एक ही पल में बोस्को जमीन पर गिर जाता है, लेकिन यह देखकर जेन बुरी तरह गुस्सा हो जाती है। वजह यह थी कि पार्कर की टीम से लूटे गए सारे पैसे उसने बोस्को को दे दिए थे। अब बोस्को के मरते ही उसका पैसा भी चला गया और उसकी अगली योजना भी खत्म हो गई। इसके बाद पार्कर जेन से पूछता है कि आखिर उसने उसकी टीम के साथ धोखा क्यों किया और उसके दोस्तों को क्यों मरवाया। जेन समझ चुकी थी कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह सारी सच्चाई बताने का फैसला करती है। तब वह एक ऐसे खजाने के बारे में बताती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उस खजाने का नाम था लेडी ऑफ अरेंटेरो। कहा जाता था कि कई साल पहले कुछ जहाज समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनके साथ बेहिसाब दौलत भी समुद्र की गहराइयों में दब गई थी। उस खजाने में हीरे, सोना और कई दूसरी बेहद कीमती चीजें मौजूद थीं। उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि वह अरबों खरबों रुपए से भी ऊपर मानी जाती थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि उसकी कीमत कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। जेन बताती है कि उस खजाने पर एक निर्दयी तानाशाह की नजर है जो अपने देश का राष्ट्रपति भी है। वह सालों से अपने लोगों पर अत्याचार करता आ रहा है। हालांकि दुनिया के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए उसने एक चाल चली। उसने दिखावा किया कि वह इस खजाने को अमेरिका के हवाले करने वाला है ताकि पूरी दुनिया उसे ईमानदार और नेक नेता समझे। उसकी इस चाल ने लोगों का भरोसा भी जीत लिया, लेकिन पर्दे के पीछे उसका असली प्लान कुछ और ही था। वह गुप्त रूप से एक नई टीम तैयार कर रहा था। उसका इरादा था कि सही समय आने पर उसी खजाने को दोबारा चुरा लिया जाए। तभी पार्कर जेन से पूछता है कि आखिर उस टीम का नाम क्या है। आउटफिट। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें द आउटफिट का बॉस लोजानी दिखाई देता है। लोजानी कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह अमेरिका में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाता था जहां लोगों के टैक्स के पैसों को नहीं बल्कि लाखों डॉलर की कीमती चीजों को निशाना बनाया जाता था। इस बार दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसे लेडी की मूर्ति चुराने के लिए बहुत बड़ी रकम दी थी और यह चोरी कुछ ही दिनों में होने वाली थी। लोजानी का एक खास आदमी था जिसका नाम किन था। वह उसका लेफ्ट हैंड माना जाता था। तभी किन को खबर मिलती है कि बोस्को गायब हो चुका है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगली चोरी का नक्शा भी उसी के पास था। यह सुनकर लोजानी तुरंत किन को आदेश देता है कि वह जितनी जल्दी हो सके बोस्को को ढूंढ निकाले। कहानी फिर से पार्कर की तरफ लौटती है। पार्कर अब जेन को मारने की बजाय उसके साथ मिलकर लेडी मूर्ति को चुराने का फैसला करता है। उसके साथ ग्रोफील्ड भी मौजूद था। इसके बाद जेन उन्हें अपने बॉस कर्नल से मिलवाती है। कर्नल दक्षिण अमेरिका की सेना का एक बड़ा अधिकारी था और वह मौजूदा राष्ट्रपति को सत्ता से हटाना चाहता था। तभी पार्कर कर्नल से पूछता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद वे इस चोरी को अंजाम कैसे देंगे। कर्नल उस पर भरोसा करके पूरी योजना बता देता है। साथ ही वह उन्हें एक नकली लेडी मूर्ति भी दिखाता है जिसे बाद में असली मूर्ति से बदलने का प्लान था। लेकिन पार्कर इस प्लान से सहमत नहीं होता। वह कहता है कि उन्हें सीधे चोरी नहीं करनी चाहिए, पहले द आउटफिट को चोरी करने देना चाहिए, उसके बाद वे नकली लेडी मूर्ति का इस्तेमाल करके द आउटफिट को ही धोखा देंगे। यानी इस बार वे चोरों को ही लूटने वाले थे। ये बात सुनकर कर्नल समझ जाता है कि पार्कर कोई आम चोर नहीं है। उसका दिमाग बाकी सबसे कई कदम आगे चलता है। जब वे लोग वहां से जाने लगते हैं तभी अचानक सैमसोल नाम का एक आदमी पार्कर को पीछे से रोक लेता है। वह खुद को जेन का बॉयफ्रेंड बताता है। उसे डर था कि कहीं पार्कर की शानदार पर्सनैलिटी देखकर जेन उसके करीब न आ जाए, इसलिए वह पार्कर को चेतावनी देता है कि वह जेन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश न करे। इसके बाद ग्रोफील्ड पार्कर से पूछता है, तुम तो यहाँ बदला लेने आए थे, फिर उसकी मदद क्यों कर रहे हो? इस पर पार्कर मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा क्या हो सकता है कि मैं बदला ना लूं? तुम बस देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। इसके बाद पार्कर और जेन बोस्को के भाई के पास लेडी का नक्शा लेने पहुंचते हैं। रास्ते में जेन पार्कर को बताती है कि बोस्को के भाई को दिल की बीमारी है, इसलिए उससे आराम से बात करना। लेकिन पार्कर का तरीका हमेशा अलग रहता है। वह सीधे जाकर कह देता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है और उसके पास हमारी कुछ जरूरी चीजें थीं। यह सुनकर बोस्को का भाई रोने लगता है, लेकिन पार्कर उससे लगातार सवाल पूछता रहता है।
आखिरकार वह बता देता है कि बोस्को अपनी सारी गुप्त चीजें हाथी के आकार वाले एक तकिए में छिपा कर रखता था जो उसके बेडरूम में मौजूद है। इसके बाद पार्कर जैसे ही नक्शा लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी किन और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। वे लोग बोस्को के भाई से पूछते हैं कि बोस्को कहाँ है, लेकिन ज्यादा डराने और दबाव डालने की वजह से उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। तभी जेन तुरंत बहाना बनाती है कि वह डॉक्टर है और उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल वह टेबल के नीचे छिपी हुई बंदूक निकाल लेती है और फायरिंग शुरू कर देती है। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। मौके का फायदा उठाकर पार्कर बोस्को के कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन तभी किन भी वहां आ धमकता है। अब नक्शे को लेकर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान अचानक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। लड़ाई करते हुए किन खिड़की से नीचे गिरने वाला होता है। पार्कर उसका हाथ पकड़कर एक पल के लिए उसकी जान बचा लेता है, लेकिन तभी पुलिस ऊपर पहुंच जाती है, इसलिए पार्कर उसका हाथ छोड़ देता है और किन नीचे जा गिरता है। हालांकि वह मरता नहीं है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। उधर किन को नक्शा नहीं मिल पाता। जब यह बात लौजानी को पता चलती है तो वह तुरंत उससे मिलने पहुंचता है। वहां जाकर वह देखता है कि किन के हाथ पैर टूट चुके हैं, लेकिन इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि इस पूरी चोरी के खेल में पार्कर भी शामिल हो चुका है। अब लौजानी समझ चुका था कि आगे का खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि कुछ साल पहले पार्कर और लौजानी के बीच एक समझौता हुआ था कि दोनों कभी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। इसका मतलब यह था कि अगर कोई चोरी या ऑन ऑपरेशन किसी एक का है तो दूसरा उसमें हाथ नहीं डालेगा। लेकिन अब वह समझौता टूट चुका था। दोनों एक बार फिर एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। कहानी फिर से पार्कर की तरफ आती है। यहाँ वह जेन और कर्नल को अपनी नई टीम से मिलवाता है। ये सभी उसके पुराने साथी थे जो अब डकैती की दुनिया से रिटायर हो चुके थे। उनमें से एक का नाम स्टैन था जो गाड़ी चलाने में उस्ताद था। वहीं दूसरे दो साथी ब्रेंडा और एड थे जो अपनी पहचान छुपाने और भेष बदलने में माहिर थे। इसके बाद पार्कर सबको पूरी चोरी का प्लान समझाता है। नक्शे के अनुसार लेडी की मूर्ति ऐसी जगह रखी गई थी जहां सरकार उसकी कड़ी सुरक्षा कर रही थी। वहां से मूर्ति को सीधे चुराना लगभग नामुमकिन था, लेकिन पार्कर का प्लान कुछ और ही था। वो बताता है कि वे खुद आउटफिट को मूर्ति चुराने देंगे, चाहे वे चोरी किसी भी तरीके से करें, लेकिन चोरी के बाद मूर्ति को ले जाने के लिए उन्हें ट्रेन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और यहीं पर पार्कर की टीम अपना खेल खेले। वे मूर्ति को आउटफिट के हाथों से ही चुरा लेंगे। पार्कर ब्रेंडा और एड से कहता है कि वे दोनों ट्रेन कर्मचारियों का भेष बनाकर ट्रेन में घुस जाएं और उसकी स्पीड को पूरी तरह बढ़ा देंगे। दूसरी तरफ ग्रोफील्ड उस सिस्टम को खराब कर देगा जो ट्रेन की स्पीड को नियंत्रित करता है। इससे ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से दौड़ेगी और आगे आने वाले मोड़ पर खुद ही पटरी से उतर जाएगी। उसी समय स्टैन अपने ट्रक के साथ तैयार रहेगा ताकि मूर्ति को वहां से उठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा सके। पूरी योजना सुनाने के बाद पार्कर सभी से कहता है कि अभी उनके पास लगभग 24 घंटे का समय है, इसलिए सब लोग आराम कर लें ताकि अगले दिन पूरे फोकस के साथ काम कर सकें। इसके बाद पार्कर अपने पसंदीदा होटल में पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि जेन पहले से ही वहां मौजूद थी। वह काफी समय से पार्कर पर नजर रख रही थी। जेन पार्कर के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन पार्कर उससे दूरी बनाए रखता है। तभी अचानक सैमसोल वहां पहुंच जाता है जो जेन का बॉयफ्रेंड था। उसे अब भी यही लग रहा था कि पार्कर और जेन के बीच कुछ चल रहा है। गुस्से में वह पार्कर को पकड़कर एक सुनसान जगह पर बांध देता है। सैमसोल इतना गुस्से में था कि उसने लौजानी को भी पार्कर के बारे में खबर दे दी। यह सुनकर लौजानी ने पार्कर को मारने के लिए अपना एक आदमी भेज दिया, लेकिन तभी जेन वहां पहुंच जाती है और सैमसोल को समझाती है कि उसके और पार्कर के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वह कहती है कि वह बेवजह उनके पूरे प्लान को खराब कर रहा है। यह सुनकर सैमसोल शांत हो जाता है। जैसे ही वह पार्कर के हाथ खोलता है, तभी लौजानी का भेजा हुआ आदमी वहां पहुंच जाता है और हमला कर देता है। लड़ाई शुरू होते ही पार्कर तुरंत सैमसोल को ढाल बना लेता है। नतीजा ये होता है कि सैमसोल मारा जाता है। इसके बाद पार्कर लौजानी के उस आदमी को भी खत्म कर देता है। तभी उसे एक फोन आता है। फोन खुद लौजानी का था। पार्कर हंसते हुए कहता है, कैसा बेकार आदमी भेजा था मुझे मारने के लिए, वह तो खुद ही मर गया। इस पर लौजानी उसे चेतावनी देता है कि वह उसके काम में दखल न दे। लौजानी अच्छी तरह जानता था कि पार्कर कितना चालाक और खतरनाक चोर है, लेकिन दूसरी तरफ पार्कर भी जानता था कि आउटफिट की टीम को हराना कोई आसान काम नहीं था। तभी पार्कर को सबसे बड़ा झटका लगता है। लौजानी उसे बताता है कि लेडी की मूर्ति की चोरी कल नहीं बल्कि आज ही होने वाली है। यह सुनते ही पार्कर तुरंत हरकत में आ जाता है। वह अपनी पूरी टीम को तैयार रहने का आदेश देता है। इसके बाद ब्रेंडा और 8 ट्रेन कर्मचारियों के भेष में स्टेशन पहुंच जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों अपने प्लान में सफल हो जाते हैं और ट्रेन की स्पीड बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। अब पार्कर की पूरी योजना धीरे धीरे अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर रही थी। उधर ग्रोफील्ड ट्रेन की स्पीड कंट्रोल करने वाले सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका औजार नीचे गिर जाता है। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वह अपने हाथों से ही सिस्टम को खराब करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वह पटरी से उतर ही नहीं रही थी। तभी ग्रोफील्ड नीचे
नीचे की तरफ कूद जाता है। वहां पहुंचकर वह अपनी बंदूक निकालता है और सिस्टम पर कई गोलियां चलाता है। आखिरकार सिस्टम टूट जाता है और तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर जाती है। ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होते ही पार्कर और उसकी टीम तुरंत उस बॉक्स तक पहुंच जाती है जिसमें लेडी की मूर्ति होने वाली थी। लेकिन जैसे ही वे बॉक्स खोलते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर मूर्ति की जगह सिर्फ पत्थर रखे हुए थे। इसका मतलब साफ था, लॉ जनी ने सबको धोखा दे दिया था। उसने असली मूर्ति कहीं और भेज दी थी और सभी को नकली माल के पीछे लगा दिया था। लेकिन पार्कर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत एक नया प्लान बनाया। इस बार उसका निशाना सीधे लॉ जनी था। कई सुरागों की मदद से वह उस जगह तक पहुंच जाता है जहां असली मूर्ति रखी गई थी। जब लोजानी को पता चलता है कि पार्कर उसके ठिकाने तक पहुंच चुका है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि पार्कर पहले ही वहां पहुंचकर पूरी तैयारी कर चुका था। उसने मूर्ति के आसपास हर तरफ विस्फोटक और जाल बिछा दिए थे। इसके बाद पार्कर एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उस पुरानी मूर्ति को नष्ट कर देता है। उसका असली मकसद मूर्ति नहीं बल्कि लॉजानी को बाहर निकालना था। आखिरकार वह लॉजानी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद पार्कर अपनी टीम के पास लौटता है। टीम के कई सदस्य निराश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद के मुताबिक खजाना नहीं मिला था। लेकिन पार्कर ने पहले से ही इसका इंतजाम कर रखा था। वह सभी साथियों को कीमती हीरे देता है ताकि किसी को यह न लगे कि उनकी मेहनत बेकार गई। हालांकि उन हीरों की कीमत मूर्ति जितनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे करोड़ों की कीमत रखते थे। ये देखकर पूरी टीम खुश हो जाती है। अब सिर्फ एक काम बाकी था। पार्कर अपने पुराने होटल की तरफ बढ़ता है, वही होटल जहां उसकी मुलाकात जेन से होने वाली थी। पार्कर कभी नहीं भूला था कि जेन ने उसकी टीम के साथ क्या किया था और उसके दोस्त की मौत की वजह कौन बना था। और आखिर में पार्कर अपना बदला पूरा कर देता है। तो दोस्तों, यही थी इस शानदार फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।